ओके, सो लास्ट टाइम हमने रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ने शुरू किए थे। और हमने देखा था कि ऐसी इनपुट्स जो सीक्वेंस में आ रही होती हैं, जिनमें एक टेम्पोरल ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर को एक्सप्लॉइट करने के लिए आप रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स को यूज़ करते हैं। और इसमें नेचुरल लैंग्वेज है, इसमें वीडियोस हैं, इसमें ऑडियो है, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टाइम सीरीज डेटा होती हैं। हमने देखा था कि हमने दो रिप्रेजेंटेशनल शॉर्टकट्स देखे थे कि एक तो हम अपने न्यूरॉन्स को, एक लेयर के जो न्यूरॉन्स हैं वो एक बॉक्स में बंद कर देंगे। हर लेयर के न्यूरॉन्स जो हैं जितने मर्जी हों वो एक बॉक्स में बंद हो जाएंगे। तो एक तो हमने स्पेस में ये फोल्ड किया था, फिर हमने टाइम ऐड किया था कि हिडन लेयर का आंसर जो है वो पिछले आंसर्स पे डिपेंड करना चाहिए। तो इस तरह से एक टाइम में ऑर्डरिंग आ जाती है RNN में। और फिर ये टाइम ऐड करके भी हमने टाइम में भी फोल्ड कर दिया इसको। और हमने सिर्फ ये कह दिया कि हिडन लेयर का आंसर एट टाइम t डिपेंड्स ऑन द इनपुट एट टाइम t एज वेल एज द हिडन लेयर आंसर एट द प्रीवियस टाइम स्टेप t-1। और हमने ये भी देखा था कि ये जो सीक्वेंसेस की मैपिंग्स होती हैं वो 1 to many हो सकती है। फॉर एग्जांपल इमेज के एक इमेज लेके उस पर पूरी कैप्शन जनरेट करना, या many to one हो सकती है, जिस तरह एक पूरे सेंटेंस को क्लासिफाई करना किसी एक क्लास में, या फिर many to many हो सकती है। फॉर एग्जांपल जब आप किसी भी सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। और many to many डिलेड भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जब आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज पे ट्रांसलेट करते हैं, तो ट्रांसलेशन कैन ओनली बिगिन once we have seen the full sentence. हमने and before we ended हमने forward propagation तो देखी थी। forward propagation तो चले स्ट्रेट फॉरवर्ड है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में। लेकिन हमने ये देखा था कि हमने अगर बैक प्रोपगेशन करनी है तो हमें 5 किस्म के डेरिवेटिव्स चाहिए होंगे। 5 किस्म के डेरिवेटिव्स इसलिए, और आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट अ नेटवर्क, रिकरेंट नेटवर्क विद जस्ट 2 लेयर्स। यानी जब हमने लास्ट टाइम एंड किया था, और इवन टुडे पूरा लेक्चर, ऑलमोस्ट पूरा लेक्चर विल ओनली बी कवरिंग दिस केस। ठीक है, नेटवर्क विद 2 लेयर्स। ठीक है, और उस नेटवर्क की फॉरवर्ड प्रोपगेशन की सारी इक्वेशंस ये लिखी हुई है। सबसे पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये स्टेप होगा, और फाइनली आपके पास आउटपुट निकल आएगी। तो एक 2 लेयर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में ये 4 इक्वेशंस हैं जो उसको डिटरमिन करती हैं, और ये उसका पूरा स्ट्रक्चर है 2 लेयर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का। ओके, और चूंकि 2 लेयर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में आपके पास जो वेट्स हैं, आपके पास जो वेट्स हैं वो एक ये आउटपुट लेयर के वेट्स हैं, एक रिकरेंट लेयर के वेट्स हैं, और एक इनपुट लेयर के वेट्स हैं, या हिडन लेयर के वेट्स हैं, सॉरी। व्हाट आई डिडंट मेंशन हियर आर द बायसेस। ऑफ कोर्स इनपुट लेयर का इनपुट लेयर का बायस वेक्टर भी होगा, let's call it P0, और आउटपुट लेयर का बायस वेक्टर भी होगा, let's call it P1। तो 1 2 3 4 5 सेट्स ऑफ पैरामीटर्स हैं जो आपने लर्न करने हैं। इसका मतलब है कि आपका जो भी लॉस फंक्शन है
उस लॉस फंक्शन के डेरिवेटिव्स अगर आपको चाहिए तो वो इन्हीं 5 पैरामीटर्स के हिसाब से होंगे। और इनके साइजेस को भी हम देख लेते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इनपुट लेयर। वी नो, मतलब व्हाई डू वी से दिस इज d by m, ठीक है। वी नो कि हमारी, या हमने कहा था कि हमारी जो इनपुट्स होंगी वो डी डिमेंशनल होंगी, इनपुट्स डी डिमेंशनल होंगी, और हमने कहा था हमारी हिडन लेयर उसमें m न्यूरॉन्स होंगे। तो अगर आपने इनपुट से हिडन न्यूरॉन्स पे मैप करना है तो आपको अगर कोई मैट्रिक्स चाहिए होगा जो m by d का होगा, क्योंकि वो d डिमेंशनल नंबर्स से मल्टीप्लाई होगा और m नंबर्स प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। सो जो भी W0 जो मैट्रिक्स है वो m by d उसका साइज होगा। और फिर आपके पास बायस भी है जो ऐड होना है। बायस वेक्टर, तो जितने हिडन न्यूरॉन्स हैं उतना ही बायस वेक्टर का साइज होगा, विच मीन्स ये m इसका साइज होगा m by 1। नाउ इसको कंप्लीटली लिख देता हूँ, ये m by 1 है। लेकिन जो डेरिवेटिव्स मैंने लिखे हैं, डेरिवेटिव मैंने d by m लिखा है। ये हम वो कन्वेंशन फॉलो कर रहे थे कि जब आप स्केलर का डेरिवेटिव लेते हैं किसी मैट्रिक्स के हिसाब से, स्केलर का डेरिवेटिव मैट्रिक्स के हिसाब से, तो जो भी मैट्रिक्स का साइज है डेरिवेटिव का साइज उसके ट्रांसपोज से बनेगा। मैट्रिक्स आपका m by d था, डेरिवेटिव आपका d by m बनेगा। दिस वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द कन्वेंशन दैट वी आर यूजिंग व्हाइल राइटिंग डेरिवेटिव्स, ठीक है। ओके, तो W0 और B0 ये तो क्लियर हो गए। देन यू हैव W11, ये हिडन लेयर से हिडन लेयर पे मैप करता था। ये सिर्फ टाइम की मैपिंग थी, ये पिछले टाइम स्टेप से अगले टाइम स्टेप पे मैप करता था, लेकिन मैप उसी लेयर पे करता था। यानी हिडन लेयर में अगर m न्यूरॉन्स हैं, इसके आंसर में भी m न्यूरॉन्स ही होंगे, विच मीन्स ये m by m का मैट्रिक्स होगा। और अगर लेकिन ट्रांसपोज हुआ होगा, वो कन्वेंशन अभी भी फॉलो करेंगे, इट्स जस्ट के साइज फिर भी m by m रहेगा। देन कम्स द आउटपुट लेयर, और आउटपुट लेयर जो है वो हिडन लेयर से शुरू होती है। हिडन लेयर उसकी इनपुट है। सो आपकी जो आउटपुट्स हैं, इनफैक्ट ये हिडन से आउटपुट की मैपिंग थी, और हिडन लेयर में अगर m न्यूरॉन्स हैं, और हमने कहा था कि आउटपुट लेयर में k न्यूरॉन्स हैं, तो इफ़ यू वांट टू मैप फ्रॉम m टू k न्यूरॉन्स, इसका मतलब है आपका मैट्रिक्स W1 जो मल्टीप्लाई होगा उसका साइज m नंबर्स से मल्टीप्लाई होगा जी, और k नंबर्स प्रोड्यूस करेगा। सो इट हैज़ टू बी k by m। सिमिलरली जो बायस वेक्टर होगा वो भी जितने आउटपुट न्यूरॉन्स है, हर न्यूरॉन का बायस, तो दिस विल बी k by 1। एंड नो सरप्राइजेस, जो डेरिवेटिव्स हमने लिखे वो इन्हीं साइजेस के ट्रांसपोज हैं। W1 k by m था, और W1 के हिसाब से डेरिवेटिव m by k साइज होगा। बायस का साइज k by 1 था, और डेरिवेटिव लॉस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बायस, इसका साइज 1 by k होगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये कन्वेंशंस और ये साइजेस ये क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं है तो आगे जाके ये कंफ्यूज करती रहेंगी चीज़ें। सो आर दीज थिंग्स क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, आगे चलते हैं। हमने लास्ट टाइम मल्टीवेरिएट चेन रूल तो रिवाइज कर लिया था। हमने अपने मैट्रिक्स एंड वेक्टर कैलकुलस भी
रिकैप इसका कर लिया था। और फिर हमने कहा था कि एक डिटोर हम लेंगे। सो अभी बिफोर आई स्टार्ट विद दोज 5 काइंड्स ऑफ डेरिवेटिव्स, पांचों डेरिवेटिव्स में सेम आइडिया यूज होगा और वो आइडिया पहले मैं यहां पे कवर करने लगूंगा। ठीक है, आज के लेक्चर की सबसे जरूरी चीज ये वाला डिटोर है जो अब हम लेने लगे हैं। अगर ये समझ आ जाएगा तो वो पांचों डेरिवेटिव समझने बहुत आसान हो जाएंगे, वरना इट विल बिकम, वरना रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स के डेरिवेटिव्स कैन बिकम रियल मेसी रियल क्विक। ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट केयरफुली। थोड़ी देर के लिए रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स को भूल जाइए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप सिर्फ इस एग्जाम्पल पे रहिए। मेरे पास कोई लॉस फंक्शन है, ठीक है, और वो लॉस फंक्शन L स्केलर है, वो एक वैल्यू आती है, लेकिन दैट लॉस फंक्शन इज अ लॉस फंक्शन ऑफ अ वेक्टर इनपुट। Y is a vector. ओके, और वो जो वेक्टर आपके मॉडल की जो आउटपुट है y जो वेक्टर है, वो वेक्टर इस ऑपरेशन से निकला है कि आपके पास इनपुट थी x, आपने उसको मल्टीप्लाई किया एक मैट्रिक्स W से, और आपके पास y निकल आया। y को आपने लॉस फंक्शन में डाला, y एक वेक्टर था। मुझे बताइए कि मैं आपको W का अगर साइज बता दूं k/m, आप मुझे x का साइज बता सकते हैं क्विकली, और y का साइज क्विकली? कैन यू गाइज इन्फॉर्म मी ऑफ द साइजेस? x का क्या साइज होगा? Come on, you should know this. 1/m? 1/m नहीं, Sorry, m/1, sorry. m/1 या m/1, क्योंकि इसने W ने अगर मल्टीप्लाई होने x से, तो x में उतनी रोज होंगी जितने W में कॉलम्स हैं, वो m है। और y k/1, क्योंकि W में जितनी रोज थी उतने नंबर प्रोड्यूस होने थे। W इंटू एक्स जब करते तो जितनी W में रोज हैं उतने नंबर प्रोड्यूस हो जाने थे। इसका मतलब y का साइज मस्ट बी k/1। ठीक है, ओके फाइन। अब आते हैं, यानी जिस डेरिवेटिव में मैं इंटरेस्टेड हूं वो है लॉस का डेरिवेटिव, नॉट विद रिस्पेक्ट टू x, नॉट विद रिस्पेक्ट टू y, लॉस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W जो मैट्रिक्स था। ठीक है, ओके, ये तो ऐसे लिखा जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ द लॉस विद रिस्पेक्ट टू W इक्वल्स डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू y मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू W। ये तो चेन रूल है। इधर कोई सवाल? ये जो मैंने चेन रूल अप्लाई किया है, साइजेस को छोड़ दें, ये जो मैंने चेन रूल अप्लाई किया, इस पे कोई सवाल? इज इट अंडरस्टूड? ठीक है, W से y इफेक्ट होता था और y से लॉस इफेक्ट होता था, तो मैंने चेन रूल अप्लाई किया। अब साइजेस देख लेते हैं। लॉस स्केलर है, W मैट्रिक्स है, इसका मतलब है जो भी डेरिवेटिव आएगा वो एक मैट्रिक्स आएगा, और उसका साइज जो है वो W को ट्रांसपोज कर दें वो वाला साइज होगा। सो W k/m था, W was k/m, विच मीन्स कि ये डेरिवेटिव m/k होगा। ओके, अब ये वाले दो डेरिवेटिव्स देख लेते हैं। लॉस स्केलर है, y वेक्टर है, और y का साइज k/1 था। स्केलर विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर, एक वेक्टर आएगा डेरिवेटिव, और वो 1/k होगा।
y का ट्रांसपोज वाला साइज. सो दैट्स 1/k. ग्रेट. ये ट्रिकी पार्ट है कि आपके पास y था वेक्टर और डेरिवेटिव लिया आपने विद रिस्पेक्ट टू अ मैट्रिक्स. ये चीज़ हमने पहले नहीं की थी. इसको आज हम डिटेल में देखेंगे. ठीक है. सो इन द फॉलोइंग लेट्स फोकस ऑन दिस पार्ट, जिसमें मैं आपको ये शो करूंगा कि ये वेक्टर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स, ये एक 3D टेंजर आएगा और उसमें पहली जो डिमेंशन है उस टेंजर की पहली डिमेंशन वो y का साइज होगा, जितने y में नंबर्स थे वो k है, और उसकी बाकी डिमेंशंस जो हैं वो w के ट्रांसपोज वाला साइज होगा. ठीक है. और वो m/k है. अब इसको डिटेल में देखते हैं. इनफैक्ट इसको देखने से पहले हम ये देखते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन होगी कैसे. यानी द फर्स्ट टर्म हेयर इज 1/k, द सेकेंड टर्म हेयर इज अ 3D टेंजर. ठीक है. लेकिन इस पे जो कॉमन चीज जो नजर आ रही है वो ये है कि ये वाली डिमेंशंस बराबर है. ठीक है. यानी इसकी आखिरी डिमेंशन और इसकी पहली डिमेंशन, जस्ट लाइक इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, कि अगर वो इनर डिमेंशंस बराबर हैं तो मल्टीप्लिकेशन शुरू की जा सकती है. तो इधर भी इनर डिमेंशंस बराबर हैं. लेकिन 3D टेंजर के साथ मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, ये डिफाइन कैसे होती है? तो इस डिफाइन ऐसे होती है, अगर आपके पास एक साइड पे 1 डिमेंशनल एरे है जो कि हमारे पास था 1/k, और दूसरी तरफ 3 डिमेंशनल टेंजर है, और वो इस किस्म के हैं कि आपका जो 1D एरे है उसमें k नंबर्स हैं, 1D एरे में k नंबर्स हैं, और आपके पास जो 3D टेंजर है, नाउ टेंजर की जो फर्स्ट डिमेंशन होती है वो डेप्थ होती है. ठीक है. तो इसकी जो डेप्थ है इसको कहेंगे ये डिमेंशन 1 है. ठीक है. और बाकी फिर यूजुअल है, ये डिमेंशन 2 होगी, और इस तरह कॉलम्स ये डिमेंशन 3 होगी. Okay, so just like in matrix vector multiplication, आपने फर्स्ट डिमेंशन के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देना और डॉट प्रोडक्ट्स लेने हैं. सो लेट मी रिकॉल कि जब आपके पास कोई मैट्रिक्स होता था, लेट्स से ABCDEF, और जब आप उसे किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते थे XY, ओके, तो व्हाट डिड यू डू? आप पहले आप इस ABC को उठाते थे वेक्टर को, और इस वाले वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करते थे. ओह वेट, मैंने बहुत गलत लिखा है, आई एम सॉरी. ये तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते. XY, आई शुड से XYZ. अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे. सो व्हाट यूल डू इज कि आप इस वेक्टर को लेंगे और इधर से इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फिर ये दूसरा वेक्टर लेंगे और फिर से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, और इसको जनरलाइज कर देते हैं. यहाँ तो चलें अभी 2 रोज थी, जैसे 2 रोज ही होती, और दूसरे वाले मैट्रिक्स में अब पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम ऐसे होता. ठीक है. तो आप फिर से यही करते, पहले वाले को लेते और इससे डॉट प्रोडक्ट, फिर इससे डॉट प्रोडक्ट, और इससे डॉट प्रोडक्ट, इससे डॉट प्रोडक्ट. हर डॉट प्रोडक्ट से एक नंबर आ जाना था. तो 4 डॉट प्रोडक्ट्स 4 नंबर आ जाने थे, यानी जो आंसर आपके पास आना था
वो एक नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। और सिमिलरली फिर आप इसको उठाते और फिर इन चार के डॉट प्रोडक्ट करते, 4 नंबर आने थे। ईच, एंड हियर्स व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, ईच डॉट प्रोडक्ट gives you one entry in the result. Let me repeat this. Each dot product gives you one entry in the result. अब ये 1D array और 3D tensor पे वापस आते हैं। इधर भी यही होगा। मेरे पास ये इनिशियल वेक्टर है, इसको मैं सबसे पहले पहली जगह पे प्लेस करूंगा। तो जब मैं पहली जगह पे प्लेस करता हूं तो डेप्थ में ये आगे चला जाता है, यानी फर्स्ट डिमेंशन में आगे चला जाता है। और ये पर्पल वॉल्यूम या पर्पल वेक्टर का मैं डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूं उन वैल्यूज के साथ जो इस वाइट वॉल्यूम के अंदर है, अंडर द पर्पल वेक्टर। तो इनका मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूंगा, ये एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस तरह के डॉट प्रोडक्ट से जो एक नंबर आना है, उसका एक स्केलर जो आंसर आना है, उसको मैंने बस इस आंसर को पूरे को मैंने यहां पे रख दिया है, विच मीन्स के मैं बस इलिस्ट्रेट कर रहा हूं। असल में ये एक स्केलर वैल्यू आएगी, ये एक स्केलर वैल्यू है जो मैं यहां पे सेव कर दूंगा। वो पर्पल का डॉट प्रोडक्ट है अपने नीचे नंबर से। फिर मैं उस पर्पल वेक्टर को अगली जगह पे रखूंगा और फिर से एक डॉट प्रोडक्ट लूंगा, एक और स्केलर आ जाएगा मेरे पास और वो मैं सेकंड जगह पे रख दूंगा, एंड सो ऑन। मैं इसको रखता जाऊंगा और ये नंबर्स आते रहेंगे। मैं इसको ऑल पॉसिबल प्लेसेस पे प्लेस कर दूंगा, डॉट प्रोडक्ट्स लेता जाऊंगा और मेरे पास नंबर्स आ जाएंगे। डेप्थ में तो मेरे पास के साइज था, लेकिन जो बाकी दो डिमेंशंस थी, डिमेंशन 2 एंड डिमेंशन 3, वो थी m बाय के। इसका मतलब है मेरे पास जो लोकेशंस जिन पे मैंने ये पर्पल वॉल्यूम रखा था, ये m बाय के लोकेशंस थी, विच मीन्स कि मेरे पास यहां पे m बाय के नंबर्स आ चुके होंगे, विच मीन्स व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस k dimensional 1D array with a k by m by k 3D tensor, the answer will be of size m by k. ठीक है, ये हमें यहां से पता लग गया। यहां तक कोई सवाल? Any questions? Anyone else? सबको क्लियर है? Yes, sir, clear. ओके, आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। सो रिकॉल के हमने शुरू कहाँ से की थी बात? हमने शुरू यहाँ से की थी कि वी हैव अ वेक्टर y जो कि प्रोड्यूस होता है थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर x। ठीक है, सो here's my vector x, ठीक है, here's my matrix w and here's my vector y। और मैंने हाईलाइट यहाँ पे ये किया कि y का फर्स्ट एलिमेंट, हाउ डू यू प्रोड्यूस द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ y? टू प्रोड्यूस द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ y, you multiply only the first row of w with x. Agreed? यानी to produce y1, do you need the second row and the third row? Do you need them to produce y1? No, हमें पहले एलिमेंट के लिए सिर्फ w की पहली रो चाहिए होगी। Yeah, you only need the first row. अगर आपने y2 अगर प्रोड्यूस करना होता तो then you would have needed w21, w22, w23 and w24. Okay. Well, if that's the case, और ऐसा करते हैं, इसको पूरा लिख लेते हैं, y1 की एक्सप्रेशन लिख देते हैं। y1 has been produced as w11 multiplied by x1 plus w12 x2 plus w13 x3 plus w14 x4। अब मैं ये वाला डेरिवेटिव बनाने लगा हूं, डेरिवेटिव ऑफ y1
1, जस्ट दिस नंबर y1 स्केलर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अ मैट्रिक्स. पहले तो मुझे बताएं इसका साइज क्या होगा क्विकली. स्केलर और यहां पे मैट्रिक्स, एंड माई मैट्रिक्स इज ऑफ साइज 3/4. डेरिवेटिव का साइज क्या होगा? 4/3. 4/3. ग्रेट. और उसके अंदर पड़ा क्या होगा? Well, here it is. हर वेट के रिस्पेक्टिव Yeah. y1 का डेरिवेटिव. Exactly. So, फर्स्ट एंट्री पे y1 का डेरिवेटिव होगा w11 के हिसाब से. और चूंकि ये ट्रांसपोज वाला हम कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं, तो अगले सेल में पड़ा होगा y1 का डेरिवेटिव w21 के हिसाब से. ठीक है. और फिर 3/1 के हिसाब से. और वो जहां जो डेरिवेटिव है वो 4/3 हमें यहां पे नजर आ रहा है. इस पे कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? कि मैं सिर्फ एक नंबर है y1, उस नंबर के डेरिवेटिव्स लिए जा रहा हूं w की हर एंट्री के हिसाब से. बट आई एम प्लेसिंग दीज रिजल्ट्स इन अ ट्रांसपोज्ड ऑर्डर. पर डेरिवेटिव हर एंट्री के हिसाब से. कोई सवाल? या अगर मैं तेज जा रहा हूं या कुछ समझ नहीं लगी? एनी कंसर्न्स? आगे चलूं? क्लियर है. ओके, आगे चलते हैं. और बिकॉज ऑन दिस स्लाइड, सिंस ऑन दिस स्लाइड वी आर फोकसिंग ऑन y1 के जो डेरिवेटिव्स w के हिसाब से हम लेना चाह रहे हैं, यू नो कि उनमें से 8 डेरिवेटिव जीरो होंगे और सिर्फ 4 डेरिवेटिव पोटेंशियली नॉन जीरो हो सकते हैं. डू यू गाइज एग्री? y1 only depends on 4 elements of w. It does not depend on the other 8 elements of w. True? Yes, sir. So, और वो 4 elements यहां लिखे हुए फर्स्ट कॉलम में. Do you agree with that as well? वो elements w के जिन पे y1 डिपेंड करता है, वो फर्स्ट कॉलम में लिखे हुए वो वाले डेरिवेटिव्स. बिल्कुल सर. इसका मतलब है कि बाकी दोनों कॉलम्स मस्ट बी जीरो. For y1, yes, sir. For y1, yes. For y1, these 8 entries in the last 2 columns ये जीरो होंगी. फाइन, ये जीरो हो गई. अब मुझे बताएं, अब तो बहुत आसान हो गया. curly y1 by curly w11. Quickly give me this answer. Sorry, w11 x1. No. Anyone else? So क्वेश्चन रिपीट कर देंगे. ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डेरिवेटिव चाहिए मुझे. आई नीड दिस. गिव मी द आंसर. आई नीड दिस. curly y1 by curly w11. I need this. Quickly. ये तो आप लोगों के फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. क्या y1 की एक्सप्रेशन नहीं लिखी हुई स्लाइड पे? सर x1 नहीं है. आई थिंक someone previously answered x1 and I have find it right. नहीं, x1 आंसर नहीं किया था. उन्होंने कहा था w11 x1. x1 होना चाहिए. हाँ, सिर्फ x1 आंसर होना चाहिए. या क्योंकि w11 से जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है दैट्स द डेरिवेटिव, तो x1 मल्टीप्लाई हो रहा है. फाइन, x1 इज द आंसर. ओके, तो अगला w12 x2 हो जाएगा. x2 हो जाएगा. एंड नाउ यू गेट द आइडिया. ये सारे जो डेरिवेटिव्स हैं पहले 4, ये x1 हो जाएगा, अगले वाला x2 हो जाएगा, अगले वाला x3 हो जाएगा, अगले वाला x4 हो जाएगा. अग्रीड? फर्स्ट कॉलम में x1 x2 x3 x4 ही आएंगे, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में डेरिवेटिव्स हैं कौन से? w11 के हिसाब से.
फिर W12 के हिसाब से, फिर 13 के हिसाब से, फिर 14 के हिसाब से। 14 किससे मल्टीप्लाई हो रहा था? W14 X4 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो डेरिवेटिव X4 आ जाएगा। वो डेरिवेटिव मैंने यहां लिख दिया। ठीक, आगे चलें। यस सर। सब लोग, आर यू गाइस विद मी? जी सर। ओके। तो बाकी तो आसान हो गया। Y2 के हिसाब से जब डेरिवेटिव लेके आऊंगा मैं, Y की सेकेंड एंट्री और W के हिसाब से डेरिवेटिव्स। Y की सेकेंड एंट्री कैसे आई थी? Y की सेकेंड एंट्री W की सेकेंड रो की वजह से आई थी ना। Y की सेकेंड एंट्री यस सर। W की सेकेंड रो की वजह से आई थी, और W की सेकेंड रो वाले जो डेरिवेटिव्स हैं वो यहां पड़े। डू यू गाइस एग्री विद मी? यस सर। यस सर, बिल्कुल सही। और सेकेंड एंट्री भी जब W की, लेट्स से ये थी W की सेकेंड रो, और ये था X, ठीक है, जैसे 1 2 3 4, और इधर भी 1 2 3 4। तो ये पहले वाले ने पहले से मल्टीप्लाई होना था, सेकंड ने सेकंड से मल्टीप्लाई होना था, थर्ड ने थर्ड से, फोर्थ ने फोर्थ से। तो डेरिवेटिव्स फिर से वही नहीं आने थे, x1 x2 x3 x4। यानी इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, मैं आप पे छोड़ देता हूं, जस्ट राइट दिस आउट। y2 का आंसर निकाल दें, वही जिस तरह पिछली स्लाइड पे मैंने y1 का फॉर्मूला पूरा लिख दिया था ना। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, आप y2 का फॉर्मूला वहां पे लिख दें और फिर वो चारों डेरिवेटिव्स निकाल दें, ठीक है। तो ये मैं आप पे छोड़ देता हूं फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, कि y2 का फॉर्मूला लिख दें और फिर सारे डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, ये चारों डेरिवेटिव्स, एंड यू सी कि वो x1 x2 x3 x4 फिर से आ जाएंगे, लेकिन अब वो सेकंड कॉलम में है। और सिमिलरली y3 के जो डेरिवेटिव्स हैं वो पहले दो कॉलम्स तो जीरो होंगे, क्योंकि y3 डजंट डिपेंड ऑन दोज एलिमेंट्स ऑफ w। y3 डिपेंड्स ऑन द लास्ट 4 एलिमेंट्स ऑफ w, और लास्ट 4 एलिमेंट्स के हिसाब से डेरिवेटिव्स यहाँ पे पड़े हैं, और वो फिर से x1 x2 x3 x4 आ जाएगा, ठीक है। और अब हम देखने अगली स्लाइड पे देखेंगे कि पूरे y का डेरिवेटिव। अभी तो हम y के एलिमेंट वाइज देख रहे थे ना, y1 y2 y3। अब पूरे y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू w, एंड दिस इज समथिंग दैट वी हैवंट सीन बिफोर। और इसको मैं कहता हूं कि ये 3D टेंसर बनेगा एक, ठीक है, जिसमें y का साइज जो है वो पहली डिमेंशन है और w के ट्रांसपोज वाला साइज ये दूसरी और तीसरी डिमेंशन है। तो ये बनेगा कैसे? इसको ऐसे बनाते हैं, आप ये जो अभी हमने निकाला है y1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू w, हमें पता है कि ये w के ट्रांसपोज साइज वाला आया था, ये m/k है, ठीक है। फिर y2 का जो का डेरिवेटिव w के हिसाब से, ये भी एक m/k। पिछली दो स्लाइड्स पे हमने यही 3 डेरिवेटिव्स तो निकाले थे, y1 y2 और y3 के हिसाब से। जो पूरा y के हिसाब से डेरिवेटिव है, वेक्टर के हिसाब से, वो इन 3 स्लाइसेस को आप ये पहली डिमेंशन में एक दूसरे के पीछे रख देंगे, ठीक है। सबसे ऊपर ये स्लाइस y1 के डेरिवेटिव, फिर उसके पीछे y2 का डेरिवेटिव, उसके पीछे y3 का डेरिवेटिव। दिस गिव्स यू अ 3D टेंसर या 3D एरे, ठीक है। और वो जो डेरिवेटिव्स हमने अभी देखे हैं, y1 के हिसाब से डेरिवेटिव, उसमें तो पहले कॉलम में x था, y2 के हिसाब से डेरिवेटिव, उसमें तो सेकंड कॉलम में x था, y3 का डेरिवेटिव w के हिसाब से उसमें आखिरी कॉलम में x था। तो ये जो 3D टेंसर आपके पास आने लगा है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू w, इसमें ज्यादातर जीरोस पड़े हैं। These white squares correspond to zeros. These are all zeros.
तो मैंने बस लिखे नहीं, ठीक है। दीज आर ऑल जीरोस। और जहां पे नॉन जीरो है वहां पे सिर्फ वो वेक्टर एक्स ही है, यानी ये वाला वेक्टर जिससे W मल्टीप्लाई हुआ था टू फॉर्म Y, वो वाला वेक्टर यहाँ डेरिवेटिव्स के अंदर पड़ा है। फर्स्ट कॉलम में x, यहाँ सेकंड कॉलम में x, यहाँ थर्ड कॉलम में x, ठीक है। कोई कंफ्यूजन या मैं आगे चलूं? क्विकली बता दें। नो सर, लेकिन सर अगर हम इनको कंबाइन कर लें तो थोड़ा सिंपल नहीं हो जाएगा? आपको हाँ, मे बी हो जाएगा, मे बी नहीं हो जाएगा, पर आपको अपनी मैथ्स बनानी पड़ेगी। यानी फिलहाल हम एक खास कन्वेंशन पे चल रहे हैं। वो कन्वेंशन ये है कि हमने इनको इस तरह पीछे एक दूसरे के पीछे प्लेस करना है। आप मैट्रिक्स वाला जो डेरिवेटिव होता है, ये पहली स्लाइस को ले लें। पहली स्लाइस ये m/k थी, इसको भी आपने वेक्टर क्यों नहीं, इसको k इंटू m/1 साइज का वेक्टर क्यों नहीं बना लेते, इकट्ठा करके रख लें। किया जा सकता है, पर उससे कोई नई मैथ बनेगी, वो नई कन्वेंशन होगी। अभी हम वो कन्वेंशन को फॉलो करते जा रहे हैं कि जब भी जो भी वेक्टर कैलकुलस हम पहले पढ़ रहे थे कन्वेंशंस, बिल्कुल उन्हीं की ये जनरलाइजेशन है, उन्हीं रूल्स पे चल रहे हैं। एंड टू वैसे मेरी पर्सनल ओपिनियन, अगर आप कहते हैं कि अगर इसको इकट्ठा लिख लें तो आसान हो जाएगा, मेरे ख्याल में बिल्कुल आसान नहीं होगा। योर लाइफ विल बिकम मिजरेबल अगर आप इनको इकट्ठा लिखेंगे। आई थिंक सो, बट लेट्स कंटिन्यू। जी कोई और सवाल भी था? सर इसका मतलब अगर हम इसको वैसे मल्टीप्लाई करें तो एक ही हमारे पास मैट्रिक्स आएगा, तीन ही आएगा, लेकिन हमने ऑन पर्पस इसको तीन में डिवाइड किया है बाय फॉलोइंग द कन्वेंशन। नहीं, एक सेकेंड, किसको मल्टीप्लाई करें? मल्टीप्लाई मतलब सॉरी, ये जो हमने डेरिवेटिव दिया हुआ है y का विद रिस्पेक्ट टू w, जी, तो मैं कह रहा हूँ अगर ये हम लें तो हमारे पास एक ही मैट्रिक्स आता है वैसे, नहीं, लेकिन हम कौन नहीं ठहरे, नहीं, कौन कहता है कि एक आता है? हु सेज कि एक आता है? जिससे सर ऊपर आपने एक मतलब रिप्रेजेंटेशन दिखाई हो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से। ठीक है, पर यहाँ मल्टीप्लाई हो नहीं रहा ना, ठीक है राइट। सो देखें, अगर सिर्फ आप इस स्लाइड पे रहें, इस स्लाइड पे हो क्या रहा है कि मेरे पास एक y एक वेक्टर है, राइट। सो y इज अ वेक्टर, और इस वेक्टर का मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू सम मैट्रिक्स। असल में हमने कभी ये देखा ही नहीं है कि ये कैसे लिखना है। ओके, तो आप पुरानी जो भी चीजें ला रहे हैं कि तब ऐसे किया था, ऐसे किया था, नथिंग अप्लाइज। हमने कभी देखा ही नहीं ये कैसे लिखना है। आज मैं आपको पहली दफा डिफाइन करके बता रहा हूं कि ये कैसे लिखना है, और कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही। ये तो मैं डेरिवेटिव के लिखने का तरीका बता रहा हूं कि इस तरह की जो चीज है ये 3 स्लाइसेस में लिखी जाएगी। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं। नोटिस के हमने अब क्या कर लिया है, हमने शुरू से चलते हैं। हम किसकी तलाश में थे? हम कह रहे थे कि हमें डेरिवेटिव चाहिए लॉस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू w, ये हमें चाहिए था। फिर हमने कहा था नहीं, हम चेन रूल यूज करेंगे। हम पहले लॉस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लिखेंगे, और फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू w लिखेंगे। और ये जो चीज है ये तो बड़ी सादा है स्केलर वेक्टर के हिसाब से। इसका तो आंसर आता है कर्ली l बाई कर्ली y1, कर्ली l बाई कर्ली y2, एंड जितनी भी y की डिमेंशन है कर्ली l बाई कर्ली y k हम कहते थे,
ये तो हम पुरानी जो हमने सीखा हुआ था वेक्टर कैलकुलस से कि ऐसे डेरिवेटिव लिखते हैं आप। और ये जो चीज है ये एक 3D टेंसर है जो कि अभी हमने लिखना सीखा है। ये जो अभी लिखा है जो पहले वाली टर्म थी ये 1/k अरे है। ये वाला जो टेंसर आया है हमारे पास ये k/m/k है। या वेरीफाई कर लें कि पिछली एग्जांपल में हमारे पास y का साइज अगर 3 था, ठीक है, और x का साइज 4 था, ठीक है, तो ये डेप्थ में 3 है, सेकंड डिमेंशन इसकी 4 है और थर्ड डिमेंशन इसकी 3 है। तो ये k/m/k है, ठीक है। और यहां मैंने किया क्या हुआ है, अब मैं जब हमने कहा था ना एक 1D एरे और 3D टेंसर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वो पर्पल में वो 1D एरे था और मैं कह रहा था कि मैं इस 1D एरे को अपने टेंसर पे हर जगह पे रखूंगा और डॉट प्रोडक्ट्स सेव करता जाऊंगा, तो m/k डॉट प्रोडक्ट्स आ जाएंगे मेरे पास। अब मैं यही काम हमारे 3D टेंसर के ऊपर करने लगा हूं। मेरे पास इस केस में मैं बल्कि इसको पर्पलिश सा कुछ लेट मी हाईलाइट दिस इन अ पर्पलिश कलर। ये अब मेरा वो पर्पल वॉल्यूम है जिसमें ये एंट्रीज पड़ी हैं, ठीक है, और बाकी मेरा 3D टेंसर है। मैंने क्या किया, मैंने अपना पर्पल वॉल्यूम 3D टेंसर की फर्स्ट लोकेशन के ऊपर रखा। ये मेरे साथ रहिएगा। मैंने अपना पर्पल वॉल्यूम 3D टेंसर की फर्स्ट लोकेशन पे प्लेस किया और डॉट प्रोडक्ट लिया, which means curly L by curly y1 first entry multiplied by x1 plus curly L by curly y2 multiplied by, इधर दूसरी जगह पे तो 0 पड़ा था, प्लस curly L by curly y3 multiplied by 0, इधर तो 0 पड़ा था, क्योंकि मेरे जो 3D टेंसर आया था डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू w, उसमें तो कुछ जगहों पे बस x की वैल्यूज पड़ी थी, बाकी जगहों पे जीरोस पड़े थे। तो ये पर्पल वॉल्यूम जब मैं यहां पहली जगह पे प्लेस करता हूं और डॉट प्रोडक्ट लेता हूं, इस डॉट प्रोडक्ट का आंसर आप मुझे बता दें, एनीवन। ये फर्स्ट डॉट प्रोडक्ट आंसर क्या आएगा? Delta L by delta y1 to x1. यस एग्जैक्टली, फर्स्ट सेल का जो प्रोडक्ट है वही आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बट लेट्स नॉट कॉल दिस डेल्टा, ये वो पार्शियल डेरिवेटिव है, राइट। सो पार्शियल एल बाय पार्शियल, सो कर्ली एल बाय कर्ली y1 मल्टीप्लाई बाय x1, और ये जो भी डॉट प्रोडक्ट का एक आंसर आया है, आई स्टोर दिस एट द फर्स्ट लोकेशन। यही मैं कह रहा था ना, फर्स्ट लोकेशन पे स्केलर आएगा, वो सेव करते हैं, मैंने सेव कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में यही पर्पल वॉल्यूम मैं इधर प्लेस करूंगा। अब क्या आंसर आएगा? अब मैंने इधर प्लेस किया, यहां पे कर्ली एल बाय कर्ली y1 इंटू 0 प्लस, आप लोग कंटिन्यू करें, कर्ली एल पर कर्ली y2 टू x1 इंटू x1 प्लस 0, है ना जी। तो जो सेकंड प्लेस पे रखने से आंसर आएगा वो आएगा कर्ली एल बाई कर्ली y2 इंटू x1। मेरे साथ हैं आप लोग? उसके बाद मैं वही पर्पल वॉल्यूम थर्ड जगह पे रखूंगा जहां पे मेरा माउस है। आंसर आएगा 0 प्लस कर्ली एल बाई कर्ली x3 इंटू x1, सॉरी कर्ली एल बाई कर्ली y3
इंटू x1, और वो आंसर मैं ये तीसरी जगह पे सेव कर लेता हूं। अगर किसी को ये 3 नंबर्स नहीं समझ आए तो मुझे अभी रोक लें, वरना मैं आगे जाने लगा हूं। आगे बाद 3 सेकंड। चलूं आगे? जी सर, क्लियर है। ओके, तो मैं जैसे जैसे ये पर्पल वॉल्यूम को रखता जाता हूं, डॉट प्रोडक्ट्स करता जाऊंगा, तो मेरे पास जितने ये m/k जो मैं कह रहा हूं, जितने यहां पे एंट्रीज हैं, जहां जहां प्लेस कर सकता था मैं पर्पल वॉल्यूम को, उतने मेरे पास आंसर्स आ जाएंगे। और वो आंसर्स आप नोट कर लीजिएगा कि वो आंसर्स इस शक्ल में आएंगे कि जब ये पर्पल वॉल्यूम जब पहली रो पे था, पर्पल वॉल्यूम जब पहली रो पे था, तो हर बारी जो ग्रीन साइड से मल्टीप्लाई होने वाली चीज है वो x1 है, हमेशा x1 है। जब मैं पहली रो पे रखता हूं पर्पल वॉल्यूम, इधर भी x1 आया, इधर भी x1 आया, इधर भी x1 आया। अब जब मैं पर्पल वॉल्यूम को सेकंड रो पे रखूंगा, तो यू कैन सी के हर बारी पर्पल वॉल्यूम से जो मल्टीप्लाई होने वाली x की वैल्यू है वो x2 होगी। इस टाइम भी x2, इस टाइम भी x2 और इस टाइम भी x2। तो सेकंड रो पे हर बारी बस x1 की बजाय x2 आ गए होंगे यहाँ पे। थर्ड रो की बारी यहाँ पे x3 आ गए होंगे। फोर्थ रो की बारी यहाँ पे x4 आ गए होंगे। ये मल्टीप्लिकेशन आप करके देख लीजिएगा, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पर अगर आप फर्स्ट रो को देखें, तो क्या मैं फर्स्ट रो में x1 को अगर कॉमन ले लूं, x1 को अगर मैं कॉमन ले लूं, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये x1 टाइम्स वो जो डेरिवेटिव वाला वेक्टर था। क्या मैं गलत कहूंगा अगर मैं कहूं कि ये जो 3 नंबर्स हैं, ये 3 नंबर हैं x1 मल्टीप्लाइड बाय लॉस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर y। बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो यहां पे मैंने अब ये किया, और जो सेकंड रो के नंबर्स हैं वो वही x2 मल्टीप्लाइड बाय वो वाला वेक्टर है। थर्ड रो x3 मल्टीप्लाइड बाय वही वाला वेक्टर। फोर्थ रो x4 मल्टीप्लाइड बाय वही वाला वेक्टर। और ये मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूं टू वेरीफाई दिस, कि ये जो मैंने यहां पे एक्सप्रेशन लिखी हुई है जिसका साइज 4/1 है और इधर साइज 1/3 है, यू नो कि इसका जो आंसर है वो 4/3 आएगा, और ये आंसर भी 4/3 है। और आप वेरीफाई कर लीजिएगा कि ये एग्जैक्टली ये आंसर आता है कि अगर मैं x को पहले लिख दूं और पर्पल वाले जो वॉल्यूम था उसको बाद में लिख दूं, पर्पल वेक्टर को इसी तरह से कि ये कॉलम वेक्टर है, दूसरे वाला रो वेक्टर की शक्ल में, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 4/3 आंसर आएगा, और वो आंसर एग्जैक्टली ये होंगे जो इस 4/3 मैट्रिक्स में लिखे हैं। ठीक है, ये आप कर लेंगे वेरीफाई। मैं आगे चलूं, कुछ से तो वेरीफाई हो गया होगा अब तक। इजाजत है आगे जाने की? यस सर। ओके, ओके, सो लेट्स अब समराइज करते हैं कि हमने क्या बात कैप्चर कर ली है। हम चले थे लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने एक मैट्रिक्स W के हिसाब से, और हमने कहा था कि चेन रूल लगाएंगे और पहले आएगा लॉस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे y के डेरिवेटिव W के हिसाब से। फिर हमने ये मल्टीप्लिकेशन कर दी, और मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आया वो तो बहुत ही सादा है। इस सारी 3D टेंजर कॉम्प्लिकेशन के बाद जो आंसर निकला है वो था x वेक्टर। x वेक्टर वो था जो W से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो x वाला वेक्टर और L लॉस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है,
यानी ये टर्म जो हमने शुरू में लिखी थी, ये वही टर्म है जो ऊपर लिखी है मैंने यहाँ पे, ये वही टर्म है। ये टर्म जो हमने शुरू में लिखी, जब इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो जो आंसर निकला वो बहुत सादा था। उस आंसर में नोटिस, मैं इसको कलर कोड करता हूँ, उस आंसर में नोटिस के ये वाला डेरिवेटिव, ये था तो 3D टेंजर, लेकिन इस 3D टेंजर के अंदर असल में एक ही वेक्टर पड़ा था, वो था x, ये जो ग्रीन वाला x है, वो x मैंने यहां पहले लिख दिया। 3D टेंजर राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन जो फाइनल आंसर निकलता है उसमें उस 3D टेंजर में जो x पड़ा था ना, वो आप लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। और ओरिजिनल आंसर में जो 1D एरे था, उस 1D एरे को आप राइट साइड पे लिखते हैं, फ्लिप कर दें इसको, एंड दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, ये मैं पूरी बात का आंसर निकाल रहा हूं कि लॉस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू w और लॉस इज अ फंक्शन ऑफ wx। ऐसी सिचुएशन में जब आप डेरिवेटिव निकालते हैं w के हिसाब से, तो वो एक्सप्रेशन बड़ी सादा आती है। उसमें ये वाला x जो w से मल्टीप्लाई हो रहा था, उसको उठाएं, पहले प्लेस कर दें, और उसके बाद लॉस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, वो जितने भी नंबर्स आते हैं वो वेक्टर एक होता है, 1D वेक्टर होता है, वो बाद में लिखते हैं। यहां तक कोई सवाल? क्योंकि हमने अब ये वाला ये रूल अब हमने बार बार कोई 3 दफा अप्लाई करना है अभी हमने। इज दिस क्लियर टू यू गाइस? Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir, clear है। ओके, ग्रेट। अब आते हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स की ट्रेनिंग करने के लिए जो डेरिवेटिव्स आपको चाहिए। और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में जब रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की जो फॉरवर्ड प्रोपगेशन है वो थ्रू टाइम होती है, थ्रू स्पेस तो हो ही रही है, यानी थ्रू आप एक लेयर से ऊपर वाली लेयर और फिर ऊपर वाली लेयर और फिर ऊपर वाली लेयर, ये तो आप कर ही रहे होते हैं किसी भी नेटवर्क में। लेकिन रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में आप टाइम में भी प्रोपगेट कर रहे होते हैं। तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की फॉरवर्ड प्रोपगेशन इज थ्रू टाइम एज वेल, देयरफॉर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की बैक प्रोपगेशन इज थ्रू टाइम एज वेल। तो ये अब हम जो डेरिवेटिव्स देखेंगे, ये सारे मिला के दे आर कॉल्ड बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम। उनमें जो पहला डेरिवेटिव हम करेंगे लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट लेयर के वेट्स W1, आउटपुट लेयर के वेट्स W1। लेट्स रिकॉल के एक RNN में हम इनपुट लेयर को H0 कह रहे थे। इनपुट जो भी आपके पास वेक्टर आया है उसको H0 कह रहे हैं। पहली लेयर की प्री एक्टिवेशन को A1 कह रहे हैं। पहली लेयर के आउटपुट को H1 कह रहे हैं। आउटपुट लेयर की प्री एक्टिवेशन को A2 कहेंगे और आउटपुट लेयर के आंसर को H2 कहेंगे। और अभी जो डेरिवेटिव हमें चाहिए सबसे पहला वो इस W1 के हिसाब से जो मैंने हाईलाइट किया है ब्लू में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी RNNs में कि
जो जिस वेरिएबल के हिसाब से आपको डेरिवेटिव चाहिए वो लॉस फंक्शन को किस किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है। डायरेक्टली W1 को अगर आप देखें, डायरेक्टली किसको इन्फ्लुएंस करता है? A2 को। आप लोग मेरे साथ हैं? W1 डायरेक्टली किसको इन्फ्लुएंस करता है? A2 को, प्री एक्टिवेशन को। A2 आगे जाके H2 को इफेक्ट करती है और H2 आगे जाके लॉस को इफेक्ट करता है, लेकिन जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो W1 का A2 पे है। तो मैंने यहां पे यही बात लिखी है कि W1 जो मैट्रिक्स है वो A2 को इफेक्ट करता है at time 1. That's what this means. W1 affects the pre-activation of layer 2 at time 1. But W1 also affects the pre-activation of layer 2 at time 2 and at time 3, at time 4, at all time steps. W1 affects the pre-activation of the second layer at all time steps. और फिर लॉस फंक्शन उन सारों से बनता है। यानी अगर आप इन्फ्लुएंस डायग्राम देखें, ये डायग्राम्स बहुत जरूरी हैं कि W1 का जो इन्फ्लुएंस है वो डायरेक्टली A2 पे है एट टाइम 1, A2 पे है एट टाइम 2, A2 पे एट टाइम 3 एंड देन A2 एट ऑल टाइम स्टेप्स, और फिर वो आगे जाके लॉस को इन्फ्लुएंस करते हैं। यहां से आपको पता लगता है कि अगर मुझे लॉस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W1 ढूंढना हो तो कौन सा रूल लगेगा? चेन रूल लग रहा होगा। नहीं, आई नीड अ बेटर आंसर। कौन सा रूल लगेगा? जी, मल्टीवेरिएट चेन रूल। मल्टीवेरिएट चेन रूल। चेन रूल तो लगेगा कि जब ये एक इस पे इनडायरेक्टली और फिर आगे लॉस को, यानी जब आप किसी एक के थ्रू गुजर के लॉस पे पहुंचते हैं, ये चेन रूल है। लेकिन जब मल्टीपल रास्तों से आप लॉस पे पहुंचते हैं, मल्टीपल रास्तों से, तो फिर मल्टीवेरिएट चेन रूल लगता है। यानी ये हर चेन, एक रास्ते पे चेन रूल, हर रास्ते पे चेन रूल और फिर उनका सम, ये है मल्टीवेरिएट चेन रूल। और ये हमने यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने यहां पर आपके RNN की फॉरवर्ड प्रोपगेशन की चारों इक्वेशंस लिख दी हैं। ये वो सारी इक्वेशंस थी जो इनपुट से लेकर H0 इनपुट थी, H0 से लेकर H2 तक पूरा आंसर निकालती हैं। और मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, बॉक्स ड्रॉ कर दिया है उस इक्वेशन पे जो हमारे वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट यानी W1, जिसमें W1 है, वो सिर्फ ये वाली इक्वेशन है। इस इक्वेशन, अगर हम डायग्राम ना भी बनाते, इस इक्वेशन से हमें पता लग जाना था कि W1 किसको अफेक्ट करता है? A2 को। कौन से टाइम पे? हर टाइम पे, ठीक है। तो यूजिंग द मल्टीवेरिएट चेन रूल ओवर टाइम, अगर आपने लेट्स से डायग्राम को देख के चलना है तो यहां से आंसर आएगा कर्ली डेरिवेटिव ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू W1, जो कि मैंने राइट साइड पे लिखा है। डेरिवेटिव ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू W1, उसका आंसर होगा मल्टीवेरिएट चेन रूल की वजह से एक सम आएगा। मैंने वो सम लिख दिया। वो और कितने पाथ हैं, जितने टाइम स्टेप्स थे, तो ये सम T दफा होगा, 1 से लेके कैपिटल T तक। हर पाथ में चेन रूल लगेगा, कर्ली डेरिवेटिव ऑफ L with respect to A and then A with respect to W1, यही लिखा हुआ है। डेरिवेटिव ऑफ L with respect to A multiplied by derivative of A with respect to W1। यहां तक आप मेरे साथ हैं? Anyone? Yes, sir. बाकी लोग? Yes, sir. ओके, अब जरा साइजेस देखते हैं।
लॉस स्केलर W1 था जो हिडन से आउटपुट पे मैप करता था। W1 हिडन से आउटपुट पे मैप करता था, विच मीन्स कि इसका साइज आउटपुट में k थे तो ये k नंबर प्रोड्यूस करता होगा, हिडन में m न्यूरॉन्स थे तो ये इधर इसके कॉलम्स m होते होंगे। सो W का साइज k/m था W1 का, विच मीन्स कि जो डेरिवेटिव आएगा उसका साइज उसके ट्रांसपोज का साइज होगा m/k। सो यहां तक तो हम वो रूल फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद अगला डेरिवेटिव ग्रीन वाला, उसमें L स्केलर है, A तो आउटपुट लेयर की प्री एक्टिवेशन है, आउटपुट लेयर में k न्यूरॉन्स हैं, इसका मतलब प्री एक्टिवेशंस भी k न्यूरॉन्स की हैं, तो ये k नंबर्स होंगे। A जो एक वेक्टर है जिसमें k नंबर्स पड़े, तो ये 1/k होगा। ब्लू वाला डेरिवेटिव A वही वाला वेक्टर है जिसमें k नंबर्स पड़े थे, तो ये k डिमेंशनल वेक्टर है और उसका डेरिवेटिव लिया आपने k/m मैट्रिक्स से। वेक्टर का मैट्रिक्स से डेरिवेटिव वी नो हाउ दिस एंड्स, ये तो 3D टेंसर आएगा जिसमें वेक्टर की डिमेंशन ये k पहले आएगा और फिर जो W1 का साइज था k/m उसका ट्रांसपोज होगा, वो बाकी दो डिमेंशंस होगी m/k। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, ये जो अभी हमने डिटोर लिया था कि ये एक कि हमने लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना था मैट्रिक्स के हिसाब से, लेकिन हुआ ये था कि लॉस डिपेंडेड ऑन अ वेक्टर A एंड दैट वेक्टर A डिपेंडेड ऑन अ मैट्रिक्स W1। तो ये जो डेरिवेटिव है इसमें एक 1D एरे आएगा और फिर एक 3D टेंसर आएगा, इनको मल्टीप्लाई जब कर लेंगे, कैन यू गाइज हेल्प मी आउट नाउ, कि वो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन क्या आई थी कि ये जितना मर्जी 3D टेंसर आ जाए, जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो याद है फ्लिप होता था, स्वैप होता था, और एक वेक्टर था जो लेफ्ट पे आ जाता था, वो वेक्टर वो था जो W से मल्टीप्लाई होता था। यस A को प्रोड्यूस करने के लिए मेरा आप लोगों से सवाल, in order to produce A2 at time t, and here's the equation, in order to produce A2 at time t, W1 was multiplied with which vector? So H1. H1 होता है, H1? H1 Absolutely. It was multiplied by H1, which means कि वो जो लेफ्ट पे जौन सा वेक्टर लाना था, मैं x को लाता था ना, वो जो लेफ्ट पे वेक्टर आएगा वो ये है x, H1t। अग्रीड? यानी here's the swap कि मैं वो 3D टेंसर तो नहीं लाया, लेकिन ब्लू पे रखते हैं, लेकिन वो जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो फ्लिप होनी थी, एक x पहले आ जाता था। 3D टेंसर जो बना होगा ना, 3D टेंसर के अंदर h पड़ा था, कई दफा जीरोस पड़े थे और h पड़ा था कुछ कॉलम्स में उस 3D टेंसर में, वो h जो है वो आप पहले डाल देंगे और ये जो ग्रीन डेरिवेटिव है 1/k ये बाद में आ जाएगा। इस तरह से करेंगे तो वही आंसर आएगा जो 1D एरे को 3D टेंसर से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है, वो ऐसे अचीव हो जाएगा। सर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हम कुछ इस तरह कह सकते हैं कि दो भी हमारे पास अगर हमें इनका मल्टीवेरिएट डेरिवेटिव लेना, तो हमने सिंपली अगर हम A2 पे बैठे हैं तो हमने उसको जो H1 इनपुट होती है उसका एक वेक्टर निकाल के उसको पहले रख के उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सिंपली उस पूरे मैट्रिक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन वो वेक्टर H1 क्यों होना चाहिए था, वो वेक्टर B क्यों नहीं हो सकता था? जी सर, H1 से को मल्टीप्लाई होगा W1 से। हाँ बस W ले रहे हैं। या आपकी समरी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने आपको पूरा वो प्रोसेस दिखा दिया है ताकि आप
सिर्फ ईमान ना लाए हूं, आपने देख लिया है, एज इन यू सीन दिस, व्हाई दिस इज ट्रू। ठीक है, ठीक है, ईमान ओके फाइन। तो ये m/1 आ जाएगा, ये 1/k आ जाएगा, आंसर विल बी m/k, और हमें पता है, और सो एवरीथिंग चेक्स आउट। हम लेफ्ट साइड कहती है कि आंसर m/k आना चाहिए था, राइट साइड भी कहती है आंसर m/k आएगा। m/k के कई मेट्रिसेस होंगे जो हम ऐड कर रहे होंगे। एक चीज आप देखें कि यहां पर पहले जब मैंने सम लिखा है तो t इक्वल्स 1 से लेके कैपिटल T, और जब मैंने नीचे लिखा है तो मैंने t इक्वल्स कैपिटल T नीचे लिख दिया और 1 ऊपर लिख दिया है। तो सर ये हमने ऊपर से चीज को मतलब रिवर्स किया है, यही समझ लेते हमने। जी, इस लास्ट पॉइंट सम क्या है? हाँ, असल में तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि सम मैं पहले a प्लस बी प्लस सी कर दूं या c प्लस बी प्लस ए कर दूं, डजेंट मैटर। लेकिन प्रैक्टिकली मुझे उल्टा चलना पड़ेगा, क्योंकि ये डेरिवेटिव्स लॉस फंक्शन एक बार मेरे पास कंप्यूट हुआ होगा, आखिरी लेयर आखिरी टाइम स्टेप के डेरिवेटिव्स आए होंगे तो t-1 के आए होंगे, फिर t-2 के आए होंगे, यानी अब तो मैं बैक प्रोपोगेट कर रहा हूं, तो टाइम में वापस आ रहा हूंगा मैं। तो जस्ट टू शो कि मैं कैपिटल T वाला काम पहले कर रहा हूंगा, फिर t-1 होगा, फिर t-2, तो इसलिए मैंने इसको उल्टा लिखा हुआ है, जस्ट टू शो यू कि ये लूप असल में टाइम में पीछे आ रहा होगा। ओके, सर ये जो टी है ये हमारे बैक साइड से का होता है, जितने भी हम सैंपल्स लेनी है उस टाइम। नो 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 नो, दिस इज ओनली फॉर वन एग्जांपल। ये लास्ट टाइम भी कंफ्यूजन हुई थी। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट वन ट्रेनिंग एग्जांपल। एक ट्रेनिंग एग्जांपल विल बी अ सीक्वेंस ऑफ वेक्टर्स। ही इज क्रेजी, अगर ये सेंटेंस इनपुट हुआ था तो ये मेरा इनपुट वेक्टर है इनपुट लेयर पे एट टाइम 1, इससे मेरा बनेगा इनपुट वेक्टर। मैंने उनको नंबर्स में कन्वर्ट नहीं किया, मैं बस रिप्रेजेंट कर रहा हूं एट टाइम 1। इसका जो वेक्टर बनेगा क्रेजी का, जो भी वन हॉट इनकोडेड वेक्टर बनता होगा, वो होगा h फर्स्ट लेयर पे जो वेक्टर रखा है एट टाइम 2। और अगर इसके अंदर 3 लफ्ज हैं तो इसका मतलब है कि फॉर दिस सेंटेंस कैपिटल T इज 3 फॉर दिस सेंटेंस। और टाइम 1, टाइम 2, सॉरी मैंने लिखा था, एंड देन टाइम 3। ये कुछ क्लियर हुई आपको ये बात? यस सर, वही कल हो गई थी। ओके ओके, सो ये जो वेक्टर का डेरिवेटिव, जो ब्लू डेरिवेटिव था, ब्लू डेरिवेटिव असल में 3D टेंसर था, और उस 3D टेंसर के अंदर असल में बहुत सारे जीरोस पड़े थे, और एक वेक्टर था वो h था जो बार बार पड़ा था, और उस h ने फ्लिप होके इधर आ जाना था अगर मल्टीप्लाई करते, तो वो तो मैं ले आया। बाकी बात रह गई कि ये डेरिवेटिव कैसे आएगा, लॉस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू प्री एक्टिवेशन बिफोर, और ये अब हम करते हैं अगली स्लाइड पे। पर बिफोर वी डू इट, इस तरह के डेरिवेटिव का एक नाम होता है, आप लोग मुझे बता सकते हैं इस तरह के डेरिवेटिव्स को हम कैसा नाम देते रहे थ्रू आउट द कोर्स? लॉस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू प्री एक्टिवेशन, डेल्टा जे या फिर डेल्टा क्या मतलब है? यस, इन्हीं को तो डेल्टा कहते रहे हैं हम। इन्हीं तो हम डेल्टा वैल्यूज कहते थे। लॉस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू किसी भी न्यूरॉन की प्री एक्टिवेशन, ये तो डेल्टा मैप है या डेल्टा वैल्यूज। ओके, अब ये डेल्टा वैल्यूज निकालते हैं। तो सर ये डेल्टा है तो साथ उसके इनपुट है, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ सम हो रहा है। पहले हम एक चीज को लेके जाते थे, उससे वापस आ जाते थे, लेकिन अब हमें कुछ सीक्वेंस के साथ वापस आना, तो उसको आना करके आना, कुछ इस तरह नहीं हो रहा। अभी हम वापस कहाँ, वापस टाइम में या वापस नेटवर्क पे नीचे? हाँ सर, अगर हम देखते हैं जब बैक प्रोपोगेशन करते हैं
तो हमने हर रिलेट के ऊपर डेल्टा फाइंड आउट करना होता है। मेरा सवाल गौर से सुने और सोच के आंसर करें। जब आप वापस का लफ्ज यूज करते हैं तो अब आप वापस टाइम में कह रहे हैं या वापस नेटवर्क में नीचे को आ रहे हैं? तो मैं अभी नेटवर्क को नीचे था, अभी नेटवर्क में नीचे आ रहे हैं? अभी वैसे मैं बात कर रहा था कि जिस हमने यहाँ पे डेल्टा नहीं, वेट, यू हैव टू आंसर माय क्वेश्चन। नेटवर्क में आप नीचे आने की बात अभी कर रहे हैं या नहीं कर रहे? बताइए, मेरे पास टाइम कम है, बी क्विक। तभी नेटवर्क में अभी हम वापस आ रहे हैं, जो लग रहा है जैसे हम लोग डेल्टा की बात कर रहे हैं तो हम नेटवर्क में वापस आ रहे हैं। अभी नहीं आए? ओके। यानी ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना, ये जो सम लिखा हुआ है, ये सम टाइम में वापस आ रहा है। तो ये सम तो टाइम में वापस आ रहा है। अब नेटवर्क में नीचे आएंगे, नेटवर्क में वापस अब आने लगे हैं हम। ओके सर, ठीक है, क्योंकि ये देखें, ये जो डेरिवेटिव आया है ये आउटपुट लेयर के वेट से ना, W1। अग्रीड? यस अग्रीड। जब हम नीचे वाली लेयर्स के वेट्स पे आएंगे तो फिर वो पुराने वाली बैक प्रोपेगेशन नजर आएगी आपको। अभी आना है नीचे, हमने नेटवर्क में नीचे नहीं आए अभी हम। नेटवर्क में अभी आउटपुट लेयर के वेट्स पे बैठे हैं, अभी टाइम में पीछे आए। ओके, आगे चलते हैं। अब हमने देखना है कि ये लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू प्री एक्टिवेशन, जो डेल्टा कहते थे, आउटपुट लेयर के प्री एक्टिवेशन, ये एक्चुअली आपने कई दफा देखा हुआ है। इसको कोशिश करते हैं जल्दी कर लें। साइज देख लेते हैं। लॉस स्केलर, आउटपुट के न्यूरॉन्स के हैं, इसका मतलब उनकी प्री एक्टिवेशन का वेक्टर के नंबर्स होंगे, डेरिवेटिव 1/k होगा। लेकिन प्री एक्टिवेशन की बेस पे क्या प्रोड्यूस होता है? प्री एक्टिवेशन की बेस पे आउटपुट प्रोड्यूस होती है। यानी लेट्स राइट दिस कि जिसको मैं A2 कह रहा हूं, इट प्रोड्यूसेस H2 एंड H2 प्रोड्यूसेस लॉस। तो चेन रूल लगेगा। सो कर्ली L या डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू H एंड देन डेरिवेटिव ऑफ H विद रिस्पेक्ट टू A। क्लियर? चेन रूल तो सही है, साइजेस बाद में देख लेते हैं। चेन रूल पे तो कोई एतराज नहीं है किसी को? ओके। तो आउटपुट न्यूरॉन्स जो हैं वो के थे, तो ये स्केलर विद रिस्पेक्ट टू के डिमेंशनल वेक्टर, ये 1/k डेरिवेटिव आएगा। उसके बाद H वेक्टर है, A भी वेक्टर है, H में k नंबर्स हैं, A में भी k नंबर्स हैं। वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर, ये एक मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, और वो मैट्रिक्स मैंने यहां पे लिखा हुआ है ब्लू में। और ये मैट्रिक्स, ये डेरिवेटिव ये कह रहा है डेरिवेटिव ऑफ H1 विद रिस्पेक्ट टू A1, डेरिवेटिव ऑफ H1 विद रिस्पेक्ट टू A2, डेरिवेटिव ऑफ H1 विद रिस्पेक्ट टू AK। हमारी कन्वेंशन ये थी कि H का पहली एंट्री उठा लें, H की पहली एंट्री उठा लें और उस पहली एंट्री के A में जितने नंबर से उनके हिसाब से डेरिवेटिव्स ले लें। तो ये पहली रो ऐसी बनी हुई है, H की पहली एंट्री H1 के डेरिवेटिव्स हैं A के सारी वैल्यूज के साथ। फिर सेकंड रो H2 के डेरिवेटिव्स हैं A की सारी वैल्यूज के हिसाब से, एंड सो ऑन। आखिरी रो H की आखिरी एंट्री kth, उसके डेरिवेटिव्स हैं A की सारी एंट्रीज। ये एग्जैक्टली जो हमने वेक्टर कैलकुलस में रूल्स पढ़े थे डेरिवेटिव लिखने के, ये एग्जैक्टली उस रूल को फॉलो कर रहा है। लेकिन इस मैट्रिक्स को एक खास नाम दिया जाता है, यह है जैकोबियन मैट्रिक्स। इसलिए क्योंकि जिसको आप H कह रहे हैं, इट इज अ फंक्शन ऑफ A, और ये जो आपने डेरिवेटिव निकाला है, ये, और इसको ऐसे देख लें कि अगर इसको मैं इनपुट मान लूं और इसको मैं आउटपुट मान लूं,
ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एफ ऑफ एक्स कहते थे, एक्स को आप इनपुट कह लेते थे, फंक्शन की इनपुट, और एफ को कहते थे फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की आउटपुट क्या निकली इस एक्स पे, ठीक है। तो जब इस तरह आउटपुट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इनपुट जब आप करते हैं, तो लेट मी राइट दिस एक्सप्लिसिटली, जब भी आप आउटपुट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इनपुट करते हैं, इसको जैकोबियन मैट्रिक्स कहते हैं। आउटपुट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, इसको जैकोबियन मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। ये 1D में भी इवन जिसको आप df by dx या dy by dx कहते थे, वो भी जैकोबियन मैट्रिक्स ही था, वो बस एक 1/1 था, लेकिन वो भी टेक्निकली जैकोबियन मैट्रिक्स था। और हमारे केस में जो जैकोबियन मैट्रिक्स है, रिमेंबर एच क्या है, एच तो एक्टिवेशन फंक्शन है। अगर ये एक्टिवेशन फंक्शन लॉजिस्टिक सिग्मॉइड था, तो पहली एंट्री H1 सिर्फ A1 की बेस पे बन रहा होगा, और पहली एंट्री जो है वो बाकी न्यूरॉन्स को देख ही नहीं रही होगी। पहला न्यूरॉन सिर्फ अपनी एक्टिवेशन को देखेगा। अगर लॉजिस्टिक सिग्मॉइड था तो सिर्फ ये एंट्री नॉन जीरो होगी, बाकी ये सारी जीरोज होंगी। इनफैक्ट अगर लॉजिस्टिक सिग्मॉइड है, इनफैक्ट अगर कोई भी स्केलर एक्टिवेशन फंक्शन है, जिस तरह लॉजिस्टिक सिग्मॉइड, tan H, रीलू, जिसमें एक न्यूरॉन सिर्फ अपनी प्री एक्टिवेशन को देखता है, उन केसेस में ये जैकोबियन मैट्रिक्स डायगोनल होगा। और अगर वेक्टर एक्टिवेशन फंक्शन है जिस तरह सॉफ्ट मैक्स, तो उस पे ये जैकोबियन मैट्रिक्स डेंस होगा, इसमें सारी वैल्यूज नॉन जीरो होंगी, ठीक है। तो ये तो मैंने चले आपको नाम बता दिया। अगर मैं नाम ना भी बताता तो ये मैट्रिक्स ऐसी चीज़ों से बना हुआ है जो आपने देखी हुई है कई दफ़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जिसको हम कर्ली H K बाय कर्ली AJ लिखते हैं, अगर लॉजिस्टिक सिग्मॉइड होता ये, या अगर सॉफ्ट मैक्स होता है, लेट्स से सॉफ्ट मैक्स पे हमने ये सारे डेरिवेटिव मैंने एक दफ़ा मेंशन किए और आपने अपनी असाइनमेंट में इम्प्लीमेंट भी किए होंगे। इसका आंसर था H K इंटू डेल्टा के जे माइनस H J। ये सॉफ्ट मैक्स का डेरिवेटिव है। मेरा पॉइंट ये है कि इस मैट्रिक्स की जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, वो एक्टिवेशन फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हैं। वो या तो इस तरह की टर्म से आ रहे होंगे, सिग्मॉइड इंटू 1 माइनस सिग्मॉइड, क्योंकि ये लॉजिस्टिक सिग्मॉइड का डेरिवेटिव था, या वो tan H के डेरिवेटिव लिखे होंगे, वो 1 माइनस tan H स्क्वायर होता था, या वो आइडेंटिटी फंक्शन होगा, आइडेंटिटी फंक्शन का डेरिवेटिव सीधा सीधा 1 होता है, या वो सॉफ्ट मैक्स के डेरिवेटिव होंगे, वो इस किस्म के होते हैं, H K इंटू डेल्टा के जे माइनस H J एंड सो ऑन, या वो रीलू का डेरिवेटिव होगा एंड सो ऑन। आई मीन ये एक्टिवेशन फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हैं। ये जैकोबियन मैट्रिक्स एक्टिवेशन फंक्शंस के डेरिवेटिव्स से बना हुआ होगा, और वो डेरिवेटिव्स आपको आते हैं। तो लेट्स नॉट बी स्केयर्ड ऑफ दिस जैकोबियन मैट्रिक्स। तो ये तो हमारे पास है। इसका क्या करें, लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू H2, ये क्या चीज़ है, ये तो मैंने बताया नहीं कैसे निकालना। ये जिसको मैं H2 कह रहा हूं, नोटिस कि ये आउटपुट है जिसको हम Y कहते थे, और अक्सर और लॉस फंक्शन के अंदर ये Y ही तो गए होते थे, और ये डेरिवेटिव तो लॉस फंक्शन की जो फॉर्म है उससे डिटरमिन होता है, ठीक है। और ये अक्सर ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा, क्या कहेंगे, यानी ये बहुत ही सादा डेरिवेटिव होता है।
तो जब तक मैं लॉस फंक्शन डिफाइन नहीं करता मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये बहुत ही सादा डेरिवेटिव होता है, सबसे आसान डेरिवेटिव। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। ये पहला डेरिवेटिव था, क्योंकि मैंने वो पहला डेरिवेटिव अब खत्म कर दिया, राइट। मैंने ये कहा कि लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W1, उसको मैंने कहा कि वो ये सम है जिसमें हिडन स्टेट एट टाइम t यूज हो रहा है, और वो इस ग्रीन डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई होगा। और फिर मैंने बताया कि जो ग्रीन डेरिवेटिव है ये इस तरह से आ जाएगा, ये लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, जो कि बहुत ही सादा डेरिवेटिव होगा डिपेंडिंग अपॉन कि लॉस फंक्शन कैसा है, और उसके बाद जैकोबियन होगा। और ये जैकोबियन जो है ये एक्टिवेशन फंक्शंस के डेरिवेटिव से बना होगा। तो इम्प्लीमेंटेशन वाइज ये काफ़ी सादा चीज़ें हैं। मैथ्स में ऑफ कोर्स ये लगता होगा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वाइज यू ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड ऑल ऑफ दिस स्टफ। ठीक है, एंड दैट कंप्लीट्स योर फर्स्ट डेरिवेटिव। जो सेकंड डेरिवेटिव है लॉस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट लेयर के बायसेस, वो मैं आप लोगों पे छोड़ दूंगा, पर एग्जैक्टली सेम रीजनिंग जो हमने W1 के डेरिवेटिव्स के लिए की थी, W1 के हिसाब से डेरिवेटिव्स के लिए की थी, सेम रीजनिंग आप यूज करेंगे और यू विल रियलाइज के लॉस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू B1 वो उसी तरह उल्टा लूप चलेगा ओवर टाइम, और ये सिर्फ डेल्टा वैल्यूज का सम होगा। रिमेंबर, ये लॉस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू प्री एक्टिवेशन, इनको तो हम डेल्टा कहते थे, तो ये डेल्टा वैल्यूज का सम होगा। और ये कैसे निकलेगा, ये अभी लॉस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू A, ये अभी हमने पिछली स्लाइड पे दिखाया है। लॉस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू A2 ये पिछली स्लाइड पे अभी दिखाया। तो इनको बस सम करते जाएंगे। ठीक है, और जो थर्ड डेरिवेटिव आपको चाहिए वो है लॉस का डेरिवेटिव रिकरेंट लेयर के वेट्स के हिसाब से। अब हम बैक प्रोपगेशन नेटवर्क में अब नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी नाउ वी कैन से कि अब जिस पैरामीटर के हिसाब से मुझे डेरिवेटिव चाहिए वो ये है जिसको मैंने ब्लू हाईलाइट किया है, W11, ये रिकरेंट लेयर के वेट्स हैं। ठीक है, इसमें फिर से हम वही करेंगे, हमने सिर्फ ये देखना है कि W11 डायरेक्टली किसको अफेक्ट करता है। एनवीसी के जो रिकरेंट वेट्स हैं ये लॉस को अफेक्ट करते थे ओनली थ्रू प्री एक्टिवेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर। ठीक है, लेकिन दे अफेक्टेड थ्रू द प्री एक्टिवेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर एट ऑल टाइम स्टेप्स। ठीक है, और जो इन्फ्लुएंस डायग्राम है वो फिर से उसी तरह आ जाती है कि W11 affects A1 at time 1, A1 at time 2, A1 at time t, and all of them affect the loss. तो ये मल्टीवेरिएट चेन रूल लगता है, और उस मल्टीवेरिएट चेन रूल में हमने देखा, हमने बस स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको लिख दिया, सम ओवर ऑल टाइम्स लॉस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, so loss का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू pre-activation of the first layer at time t multiplied by derivative of pre-activation of the first layer at time t with respect to W11. ठीक है, तो that's what we wrote here. ये फिर से वही हो रहा है कि यहाँ पे भी you have, क्योंकि ये वेक्टर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स है तो ये 3D टेंसर आता है, और ये जो पहले वाला पार्ट है ये 1D एरे आता है, और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस जस्ट कॉरस्पॉन्ड्स टू कि आप लेफ्ट साइड पे वो वाला वेक्टर लिखें
कि जिसको आपने W11 से मल्टीप्लाई किया था इन ऑर्डर टू ऑब्टेन A1, वेल हम A1 के फॉर्मूले में चले जाते हैं. A1 एट टाइम t इन ऑर्डर टू ऑब्टेन दिस टर्म हमने W11 को किससे मल्टीप्लाई किया था? W11 को हमने H1 t-1 H1 एट द प्रीवियस टाइम स्टेप इससे मल्टीप्लाई किया था. सो दैट्स द वेक्टर जो लेफ्ट साइड पे ले आएंगे. एंड यू कैन सी हियर कि ये वेक्टर H1 एट t-1 ये हमने लेफ्ट साइड पे लिख दिया, और जो 1D अरे था वो हमने यहाँ पे लिख दिया. और अब सवाल उठता है कि ये डेरिवेटिव किस तरह हमारे पास आएगा. पहले रिमेंबर हमने पहले जो डेरिवेटिव लिखा था विद रिस्पेक्ट टू प्री एक्टिवेशन वो लेयर 2 की प्री एक्टिवेशन थी, और उसको हमने डेल्टा के कहा था. और ये वाली जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू प्री एक्टिवेशन ये फर्स्ट लेयर का है, तो इसको हम डेल्टा जे कह सकते हैं. कंटिन्यूइंग विद द नोटेशन जो हम मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स को जब पढ़ रहे थे तो हमने जो नोटेशन यूज की थी कि आउटपुट लेयर या अगली लेयर के प्री एक्टिवेशन के हिसाब से डेरिवेटिव्स को हम डेल्टा के कहते थे, और पिछली लेयर के प्री एक्टिवेशन के हिसाब से डेरिवेटिव्स को हम डेल्टा जे कहते थे. तो अब देख लेते हैं, बल्कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि ये डेल्टा जे वैल्यूज ये किस तरह आ सकती हैं. और ये भी सिमिलर था जिस तरह से डेल्टा के आए थे कि जो प्री एक्टिवेशन है दैट अफेक्ट्स द आउटपुट ऑफ द हिडन लेयर H1. तो वी जस्ट अप्लाई द चेन रूल के लॉस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द आउटपुट of the hidden layer multiplied by the derivative of the output of the hidden layer with respect to the pre-activation. और ये फिर से जैकोबियन मैट्रिक्स आ गया. तो पहले जो जैकोबियन मैट्रिक्स देखा था वो था लेयर 2 की आउटपुट्स विद रिस्पेक्ट टू लेयर 2 की प्री एक्टिवेशंस. अब जो जैकोबियन देख रहे हैं ये लेयर 1 की आउटपुट्स है विद रिस्पेक्ट टू लेयर 1 की प्री एक्टिवेशंस, पर इट्स अ जैकोबियन मैट्रिक्स. और ये बस डिपेंड करता है कि आपने एक्टिवेशन फंक्शन कौन से यूज किएंगे. तो ये आपको आते हैं डेरिवेटिव्स. और पीछे रह जाता है डेरिवेटिव सिर्फ लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट ऑफ द फर्स्ट हिडन लेयर. टू सी के H1 के हिसाब से डेरिवेटिव कैसे आएगा, वी हैव टू सी कि H1 डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किसको करता है, डायरेक्टली किसको इफेक्ट करता है बिफोर इट अफेक्ट्स द लॉस. सो अगर हम डायग्राम में देखें तो H1 से 2 एरोज निकल रहे हैं. ठीक है, H1 से एक एरो निकलता है, ये जो W11 जो आपको नजर आ रहा है ये डैश्ड एरो जो नीचे को आ रहा है, और H1 से एक एरो ऊपर को जा रहा है A2 की तरफ. राइट, सो H1 अफेक्ट्स A2 and H1 also affects A1, but this A1 is for the previous time step. No, this A1 is for the next time step, right? क्योंकि अगले टाइम पे ये इसको इफेक्ट करता है. सो ये वो दो चीजें हैं, यानी जो हिडन लेयर की आउटपुट है वो आउटपुट लेयर की प्री एक्टिवेशन को उस टाइम पे इफेक्ट करती है, और हिडन लेयर की प्री एक्टिवेशन को अगले टाइम स्टेप पे इफेक्ट करती है. ठीक है, और इसकी इन्फ्लुएंस डायग्राम हमने देखी थी कि सो H1 एट टाइम t अफेक्ट्स A2 एट टाइम t, but it also affects A1 at the next time step, and then both of them affect the loss. Again multivariate chain rule लगेगा, और so H1 के हिसाब से जो डेरिवेटिव है it will be a sum of 2 derivatives, और हर वो जो इंडिविजुअल डेरिवेटिव है वो जो दोनों डेरिवेटिव्स में से एक डेरिवेटिव जो है वो चेन रूल से आएगा, यानी यू हैव 2 पाथ्स, ईच पाथ कॉरस्पॉन्ड्स टू 1 चेन. सो जो पहला पाथ है द ब्लैक पाथ, उसमें आपके पास लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू A2 आएगा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ था.
और मल्टीप्लाई होगा A2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू H1, एंड वी हैव रिटन दिस टर्म हियर, A2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू H1 प्लस द चेन ऑन द राइट साइड, लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू A1 बट एट द नेक्स्ट टाइम स्टेप, multiplied by loss function का derivative multiplied by A1 का derivative with respect to H1. So A1 का derivative at the next time step with respect to H1 at this time. ठीक है. और ये जो दो terms हैं जो so let me highlight these terms. This first term here, इसको देखने के लिए we just have to see कि A2 प्रोड्यूस कैसे हुआ था. Well, A2 के फॉर्मूले में चले जाते हैं. A2 का फॉर्मूला कहता है कि आप बस H1 को W से मल्टीप्लाई कर दें और बायस ऐड कर दें. तो अगर आपको डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू H1, दिस डेरिवेटिव विल जस्ट बी W1. ये हमने वेक्टर कैलकुलस में हमने देख लिया था कि अगर A2 का डेरिवेटिव H1 के हिसाब से आप लेंगे, इट विल जस्ट बी W1. ठीक है, सो यू गेट दिस W1 हियर. सिमिलरली इस साइड पे जब आप कहते हैं A1 एट द नेक्स्ट टाइम स्टेप, राइट, A1 एट द नेक्स्ट टाइम स्टेप, इसका डेरिवेटिव जब लेंगे H1 से, तो हम A1 के फॉर्मूले में चले जाते हैं. A1 का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो तो है एट टाइम t, एंड दैट डिपेंड्स ऑन H1 एट टाइम t-1. वेल, इफ यू थिंक अबाउट इट, ये ऐसे ही है कि यहां अगर मैं कह दूं t+1, A1 इधर अगर t+1 कह दूं और इधर t कह दूं, ठीक है, इट्स द सेम फॉर्मूला में बस अगले टाइम स्टेप से अप्लाई किया हुआ है. तो अगर आप चाहते हैं कि A1 एट t+1 का डेरिवेटिव आपको चाहिए H1 एट t के हिसाब से, तो वो W11 से मल्टीप्लाई होके आ रहा है. सो इसका डेरिवेटिव सिर्फ W11 होगा, और वो मैंने यहाँ पे लिख दिया नीचे कि इसका डेरिवेटिव सिर्फ W11 होगा. ठीक है, बाकी रह गई, बाकी जो डेरिवेटिव्स रह गए, 4 डेरिवेटिव्स है ना यहाँ पे, तो यूज ए डिफरेंट कलर. एक डेरिवेटिव तो ये था, ठीक है, पर ये डेरिवेटिव तो हम पहले निकाल चुके हैं. इसको तो हम डेल्टा के कहते थे. ये तो हमारा डेल्टा के था, और एक डेरिवेटिव ये वाला रह गया. एक डेरिवेटिव हमारा ये वाला रह गया, और ये भी हम निकाल चुके हैं, क्योंकि ये डेरिवेटिव है लॉस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू प्री एक्टिवेशन ऑफ फर्स्ट लेयर. और इस तरह के डेरिवेटिव को तो हम पहले डेल्टा जे का नाम दे चुके हैं. यूज द रेड वन. ठीक है, तो ये डेल्टा जे है. बस इसको इतना ख्याल रखें कि ये डेल्टा जे अगले टाइम स्टेप से आ रहा है t+1 से. ठीक है, यानी बैक प्रोपगेशन जब हो रही थी, तो जब पिछले टाइम स्टेप, यानी बैक प्रोपगेशन तो मैं टाइम में रिवर्स कर रहा हूं ना, टाइम में मैं वापस फ्यूचर से पास्ट में आ रहा हूं, तो t+1 टाइम स्टेप पे मैं पहले गुजर चुका हूँगा, उसका डेल्टा जे आ चुका होगा मेरे पास, तो ये वो डेल्टा जे है. ठीक है, फाइन. तो ये 4 जो भी डेरिवेटिव्स थे, ये इनको यूज करके मेरे पास लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू हिडन लेयर की आउटपुट. ठीक है, और ये मुझे इसलिए चाहिए था, लेट्स गो बैक नाउ, कि मैंने अभी जो चीज निकाली है
वो थी लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हिडन लेयर आउटपुट। ये क्यों निकाली मैंने? इसलिए क्योंकि मुझे ये डेरिवेटिव यहाँ पे चाहिए था, लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हिडन लेयर की आउटपुट, ये मुझे यहाँ पे चाहिए था। पर यहाँ पे क्यों चाहिए था? क्योंकि मैंने लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना था विद रिस्पेक्ट टू प्री एक्टिवेशन ऑफ द हिडन लेयर। और बाय द वे ये ही तो, इसे ही तो मैंने डेल्टा जे कहा था, लेकिन ये डेल्टा जे है एट टाइम टी। तो टाइम टी पे डेल्टा जे की वैल्यू निकालने के लिए मुझे लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए था विद रिस्पेक्ट टू हिडन लेयर की आउटपुट, और वो आगे जाके कंप्यूट हुई थी यहां पे। और इसको कंप्यूट करने के लिए मुझे फिर से डेल्टा जे ही चाहिए था, लेकिन ये उससे अगले टाइम स्टेप वाला डेल्टा था। ये बैक प्रोपगेशन के थ्रू मैं कंप्यूट कर चुका हूंगा, ठीक है। तो ये सर्कुलर नहीं है डेफिनेशन, ओके। और मुझे इन द फर्स्ट प्लेस ये डेल्टा जे एट टाइम टी ये ही क्यों चाहिए था? ये इसलिए चाहिए था क्योंकि जो मेरे वेट्स हैं जो मैंने लर्न करने हैं, W11 रिकरेंट वेट्स, उनके डेरिवेटिव में मुझे ये डेल्टा जे चाहिए था। सो हियर्स दैट डेल्टा जे जो मुझे चाहिए था टू फाइंड मेरे जो इवेंचुअल जो मेरे पैरामीटर्स थे उसके डेरिवेटिव के लिए। दिस वाज व्हाट आई वाज आफ्टर। इसके लिए मुझे डेल्टा जे चाहिए था। डेल्टा जे के लिए मुझे लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h1 चाहिए था। इसको कंप्यूट करने के लिए मुझे डेल्टा के भी चाहिए था, ये पहले हो चुके थे। इसके लिए मुझे डेल्टा जे एट नेक्स्ट टाइम स्टेप, ये भी पहले मेरे पास आ गया होगा बैक प्रोपगेशन में। सो दैट कंप्लीट्स द स्टोरी फॉर W11 के W11 जो रिकरेंट वेट मैट्रिक्स है उसके हिसाब से डेरिवेटिव कैसे आएगा। और यहाँ पे हमने पिछला लेक्चर एंड किया था इन तीन डेरिवेटिव्स के साथ, इन तीन पैरामीटर्स के लिए W1, bias 1 एंड W11। यहाँ तक कोई सवाल बिफोर वी प्रोसीड? एनी क्वेश्चंस जी? आप थोड़ा ऊंचा बोल सकते हैं? थोड़ा नहीं, काफी ऊंचा, आपकी आवाज बहुत ही लो है। आप थोड़ा और ऊंचा बोल सकते हैं, आपको या तो करीब आना पड़ेगा माइक के। जी, कैन यू आस्क अगेन प्लीज? मैं ये पूछ रहा था कि डेल्टा जे T+1 जो है ये हमने कंप्यूट करना सीखी है। डेल्टा जे T+1 जी, ये जी हमने ये सीख लिया है। यानी जब हम टाइम में पीछे आ रहे होंगे तो यानी ये होगा ऐसे कि जब हम टाइम में पीछे आ रहे होंगे तो कंसिडर के व्हाट हैपन्स एट टाइम टी। एट टाइम कैपिटल टी, बिल्कुल एंड पे, कंसिडर व्हाट हैपन्स एट दिस टाइम स्टेप। मुझे इस वक्त मुझे लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू h1।
ओके, उसके लिए मुझे ये पहली टर्म चाहिए और दूसरी टर्म चाहिए, लेकिन ये जो दूसरी टर्म है एक्चुअली ये नहीं चाहिए होगी, एक्चुअली ये 0 होगी, क्योंकि H1 एट टाइम कैपिटल T ने आगे फीड नहीं हुई होगी किसी को। ये मैं उसकी वो अनफोल्डेड इन टाइम जो न्यूरल नेटवर्क है उस पर जाता हूं। लुक व्हाट हैपेंस एट टाइम कैपिटल T. Let me highlight this here. Look what happens at time capital T. Hidden layer की आउटपुट at time capital T आगे कहीं फीड नहीं हो रही। तो अगर आखिरी टाइम स्टेप पे ये आगे फीड नहीं हो रहा, ये सिर्फ एक जगह पे फीड हो रहा है, और वो है A2 को, तो इसका जो डेरिवेटिव आना है वो सिर्फ A2 के हिसाब से आएगा एट कैपिटल T। वापस आते हैं फॉर्मूला पे, यानी ये टर्म तो 0 हो गई, सेकंड टर्म तो 0 हो गई, क्योंकि ये तो एग्जिस्ट ही कुछ नहीं करता था, और A2 को ये फीड कर रहा था। A2 के हिसाब से डेरिवेटिव ये पूरे का पूरा ये आ जाएगा, विच मीन्स एट टाइम कैपिटल T मेरे पास H1 के हिसाब से डेरिवेटिव मौजूद होगा। अब आते हैं डेल्टा J के फॉर्मूला पे आते हैं। डेल्टा J का जो फॉर्मूला है वो था लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव एट लॉस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू H1। वेल ये मैंने अभी दिखाया कि एट कैपिटल T ये मेरे पास आ चुका है, एट कैपिटल T ये मेरे पास आ गया था। इसका मतलब है कि अगर ये आ चुका है मेरे पास एट कैपिटल T, तो इसका मतलब है डेल्टा J भी आ चुका है मेरे पास एट कैपिटल T, और अगर डेल्टा J मेरे पास कैपिटल T पे आ चुका है, नाउ लेट्स गो बैक टू द अर्लियर फॉर्मूला। हाँ, अगर कैपिटल T पे मेरे पास डेल्टा J आ चुका है, इसका मतलब है कि मेरे पास कैपिटल T -1 पे, मैं टाइम में पीछे आ रहा हूं, कैपिटल T -1 पे ये लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू H1 आ गया होगा एट कैपिटल T -1। अगर ये आ गया है तो इसका मतलब है कि कैपिटल T -1 पे H आ गया मेरे पास। अगर ये आ गया तो कैपिटल T -1 पे डेल्टा J भी आ जाएगा मेरे पास। तो ये बैक प्रोपगेशन इन टाइम शुरू हो चुकी है। ठीक है, डज दिस आंसर योर क्वेश्चन? ओके, 3 डेरिवेटिव्स हो गए, 2 रह गए, 5 थे। हाँ, डेरिवेटिव नंबर 4 है लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट लेयर के जो वेट्स हैं W0, W0। इसको भी इस तरह देख लें कि यानी अब मैंने W0 के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है, और W0 जो है यहाँ पे ये इन्फ्लुएंस करता है प्री एक्टिवेशन ऑफ द हिडन लेयर, लेकिन ये इन्फ्लुएंस करता है प्री एक्टिवेशन ऑफ द हिडन लेयर एट टाइम 1, एट टाइम 2, एट टाइम T-1, एट टाइम T, एट ऑल टाइम स्टेप्स, विच मीन्स कि फिर से इन्फ्लुएंस डायग्राम देखें तो ये मल्टीपल चेन्स आएंगी, फिर से मल्टीवेरिएट चेन रूल लगेगा, फिर से एक सम आएगा, सम के अंदर लॉस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू प्री एक्टिवेशन होगा मल्टीप्लाइड बाय प्री एक्टिवेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W0 होगा। ये फिर से सेम सिचुएशन कि आपके पास ये जो डेरिवेटिव है ये स्केलर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर है, तो ये 1D एरे आएगा, ये एक वेक्टर आएगा, और जो वेक्टर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स है ये फिर से 3D टेंसर आएगा, और वी नो हाउ दिस एंड्स। इसमें A को प्रोड्यूस करने के लिए W0 को जिस चीज से मल्टीप्लाई किया गया था वो वेक्टर लेफ्ट पे लाना है आपने। तो लेट्स सी A1 का फॉर्मूला कहाँ पे है। A1 का फॉर्मूला ये बॉक्स्ड शक्ल में है, और इसके अंदर हमने देखना है कि W0 किससे मल्टीप्लाई हुआ था। वेल W0 H0 एट टाइम T, यानी जो इनपुट आई थी। H0 का मतलब है लेयर 0 पे जो चीज़ पड़ी है, लेयर 0 हम इनपुट को कह रहे हैं। तो जो भी इनपुट आई थी एट टाइम T
वो यहाँ पे मौजूद है। तो इसका जो डेरिवेटिव है, या इनफैक्ट डेरिवेटिव नहीं, बस ये वाला वेक्टर जो W0 से मल्टीप्लाई हो रहा था, इस वेक्टर को उठा के हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, एंड दैट्स व्हाट वी डन हियर, और बाद में वो 1D अरे आ जाएगा। ठीक है, और ये 1D अरे है कौन सा, इसका नाम क्या है, जो जिसको मैं 1D अरे कह रहा हूँ, इसका नाम क्या है? कैन एनीवन टेल मी? ग्रीन में जो है, डेल्टा J, that's delta J. जैसा जो Yes, that's delta J. Fine. Delta J at time t. ठीक है, तो ये सब कुछ तो मैंने कंप्यूट कर लिया है। ठीक है, और अब सिर्फ एक डेरिवेटिव रह गया, पांचवा डेरिवेटिव, और वो है लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बायस ऑफ द फर्स्ट लेयर। ठीक है, और ये तो फिर से उसी तरह होगा जो हमने आउटपुट लेयर पे किया था, वो इनपुट लेयर पे करेंगे कि जो रीजनिंग पिछली स्लाइड पे थी एग्जैक्टली वही रीजनिंग यहाँ यूज करेंगे। तो विल सी कि जो बायस के हिसाब से डेरिवेटिव है इज जस्ट द सम ऑफ दीज डेल्टा वैल्यूज। ठीक है, और जो हम पहले कंप्यूट कर चुके हैं। पहले भी करते हैं। तो अब हमारे पास ये पांचों डेरिवेटिव्स आ गए हैं। We have all 5 derivatives जो आपको चाहिए एक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए, और ये रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क वो है जिसमें सिर्फ एक हिडन लेयर है। अगर ज़्यादा हिडन लेयर्स होंगी तो हर लेयर पे यही फॉर्मूले अप्लाई हो रहे होंगे, हर लेयर पे यही प्रोसेसिंग हो रही होगी। ठीक है, लेकिन मैंने सिर्फ एक हिडन लेयर के लिए बता दिया। बस ये ख्याल रखिएगा कि हमने डेरिवेटिव्स जिस तरह से लिखे हैं वो ट्रांसपोज वाली शक्ल में है। तो अगर आपने ग्रेडियंट डिसेंट में यूज करने हैं, तो ग्रेडियंट डिसेंट में तो जब हम कहते थे W न्यू इक्वल्स W ओल्ड माइनस लर्निंग रेट टाइम्स द डेरिवेटिव या ग्रेडियंट, तो यहाँ पे तो हम ग्रेडियंट वेक्टर यूज करते थे, या जो भी है ग्रेडियंट को यूज करते थे, और ग्रेडियंट की शक्ल या शेप, ग्रेडियंट की शेप वही होती थी जो यहाँ पे W की शेप होती थी। ठीक है, तो W तो ओरिजिनल शेप में पड़ा है, जिसको हम डेरिवेटिव कह रहे हैं वो ट्रांसपोज शेप में पड़ा है। तो अगर आपने ग्रेडियंट डिसेंट में यूज करना है तो जो भी डेरिवेटिव्स यहाँ पे हम कंप्यूट किए हैं हमने, उनको वापस ट्रांसपोज करना पड़ेगा आपको, ताकि ये माइनस का ऑपरेशन अप्लाई हो सके, ताकि शेप्स दोनों की सेम हो जाए। ओके, एक चीज शायद आपने नोट की होगी कि थ्रू आउट दिस लेक्चर एंड थ्रू आउट द कोर्स एज वेल, हमने जब भी डेरिवेटिव निकाला है लॉस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू बायस, ये हमेशा डेल्टा वैल्यूज के सम के बराबर आया, ऑलवेज सम ऑफ डेल्टा वैल्यूज, हमेशा ऐसे हुआ है। ठीक है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बायस, ये मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन में भी ऐसे ही था, CNNs में भी ऐसे ही था, और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स में भी ऐसे ही हुआ है। तो ये एक ट्रेंड है जो आप नोट कर रहे होंगे। अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल? बल्कि चलें पहले मैं समराइज कर देता हूँ ये जो हमने 5 डेरिवेटिव्स निकाले हैं, कि आपने अगर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में बैक प्रोपगेशन करनी है तो सबसे पहले आप आउटपुट लेयर पे डेरिवेटिव निकालेंगे। आउटपुट लेयर पे जो सबसे पहला डेरिवेटिव होगा वो ये डेल्टा के एट टाइम t। ठीक है, और उसके बाद जो अगला डेरिवेटिव है वो है लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू योर वेट्स W1, आउटपुट लेयर के वेट्स, और उसमें ये वही डेल्टा के है जो यूज हो रहा है। ठीक है, और फिर हमने बायस के हिसाब से डेरिवेटिव लिया, और बायस में फिर से वही डेल्टा के का सामना टाइम टी। ठीक है, तो ये सिर्फ
इफ यू थिंक अबाउट इट, हमने सिर्फ पहले डेल्टा के निकाला है, और डेल्टा के निकालने के बाद सिर्फ जो वेट्स का डेरिवेटिव होता है, डू यू रिमेंबर कि वेट्स का डेरिवेटिव वाज ऑलवेज डेल्टा इनटू इनपुट? यस सर, इनपुट यहां पे यही नहीं हो रहा। W1 किससे मल्टीप्लाई होता था? W1 तो H हिडन लेयर से मल्टीप्लाई होता था, यानी जो इनपुट आ रही है, इनपुट उसको तो H1 आती थी, राइट? और इधर भी अगर देखें बायस की बारी भी, तो ये डेल्टा के किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 से, और बायस को तो इनपुट 1 ही आती थी। तो दोनों केसेस में जस्ट डेल्टा इंटू इनपुट, वही पुराना रूल, वेट्स के हिसाब से जो डेरिवेटिव होते हैं वो डेल्टा इंटू इनपुट होते हैं, वही हुआ है यहाँ पे भी। ओके, आगे चलते हैं। हिडन लेयर में हमने क्या किया? हिडन लेयर में हमने पहले लॉस का डेरिवेटिव निकालेंगे हम हिडन लेयर की आउटपुट के हिसाब से, ठीक है? और जब हिडन लेयर की आउटपुट के हिसाब से डेरिवेटिव निकाल लेंगे, फिर हम निकालेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू प्री एक्टिवेशन, और इसको हम डेल्टा जे कहते थे टाइम टी। और उसके बाद हम अपने वेट्स के हिसाब से डेरिवेटिव निकालते हैं, और जब वेट्स के हिसाब से डेरिवेटिव निकालते हैं तो फिर से यहाँ पे वही डेल्टा जे है, और मल्टीप्लाई हो रहा है ये इनपुट से, क्योंकि W11 जब मल्टीप्लाई होता था तो वो H1 से मल्टीप्लाई होता था, यानी उसको जो इनपुट आ रही है वो H1 था, लेकिन प्रीवियस टाइम स्टेप का, तो ये उसकी इनपुट थी। तो यहां से फिर वही हुआ है कि हमने डेल्टा टू इनपुट वाला रूल ही यूज किया है वेट्स का डेरिवेटिव निकालने के लिए। और इधर भी ऐसे ही हुआ है कि ये भी तो ये वही डेल्टा जे है टाइम टी, लेकिन ये जो इनपुट है ये वो इनपुट थी जो W0 से मल्टीप्लाई हो रही थी, ठीक है? W0 जो है वो तो इनपुट से मल्टीप्लाई होता है, H0 जो कि असली इनपुट थी उससे मल्टीप्लाई होता था। तो इधर भी वही हुआ है, और बायस भी असल में तो मल्टीप्लाई बाय 1 हो रहा है, तो यहां भी डेल्टा इंटू इनपुट ही हो रहा है, ये वही डेल्टा जे है। सो रियली एवरी टाइम इट्स द सेम रूल्स जो हमने देखे थे ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क में, मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन में, एग्जैक्टली वही रूल्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे भी। एंड दैट्स नॉट सरप्राइजिंग, क्योंकि हम तो सिर्फ कैलकुलस के रूल्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? तो ये है, दिस कंप्लीट्स। इसमें वो डिटेल्स तो नहीं है फिलहाल कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को आप ट्रेन कैसे करेंगे, उसमें कुछ छोटी मोटी डिटेल्स और भी हैं, पर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए जो डेरिवेटिव्स आपको चाहिए वो सारे हमने यहाँ तक कवर कर लिए।